हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है थोड़ा सा आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज जितने भी सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे वो एकदम आपको नए से लग सकते हैं। यानी कि लगभग 19% सूत्र तो ऐसे होंगे, 90% सूत्र ऐसे होंगे जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। और कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो कि अभी आप नए पढ़ने वाले हो, उनको याद कर लेना, क्योंकि वो किसी और टॉपिक के हैं, इस टॉपिक के नहीं हैं। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ते हो या 11th में आप उसको मिस कर चुके हो, उस टॉपिक के कुछ सूत्र हो सकते हैं, तो जस्ट यार याद कर लेना उनको, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। छोटे छोटे से सूत्र हैं, आपको डेरिवेशन के ऊपर मेनली ध्यान देना है, और 4 सूत्र तो ऐसे याद हो जाएंगे, उसमें क्या है। आज के जो हमारे मेनली टॉपिक हैं वो हैं वृत्ताकार विद्युत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार और परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ा सा नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी सा शब्द हो, लेकिन फिलहाल आपको एक चीज़ की ओर ध्यान देना है। जितने भी बच्चे नए हैं वो कन्फ्यूज आ रहे हैं, तो ये 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इसका नाम है। और इसके जितने भी पुराने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको देखे होने ज़रूरी हैं। उनको देखने के लिए चैनल के ऊपर विजिट करें, उसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 4 की, चैप्टर 3 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 1 की। ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और लगभग इसका जो 70% पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 70 नहीं बल्कि 80% कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा और रहा है, उसको बस आगे के 2 या 3 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, चुंबकत्व तथा द्रव्य। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये अपना लेक्चर नंबर 13 होने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ऑल यू नो दैट। स्टार्ट करते हैं अब। वृत्ताकार विद्युत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना। देखिए, वृत्ताकार विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई भी वृत्ताकार अपना लूप है, वृत्ताकार कोई भी लूप है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऑल यू नो दैट कि वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि है इधर। इसको अच्छी तरीके से ध्यान दें आप, पहले इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करें। यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ, और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, साउथ। नॉर्थ अगर विद्युत धारा किसी तार के अंदर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पर जो पोल जनरेट होता है, जो ध्रुव जनरेट होता है, वो होता है उत्तरी ध्रुव। और जो ऐसे उसके विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो ध्रुव जनरेट होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुव। ऑल यू नो दैट, आपको पता है चुंबक जो होती है ना, उसके 2 सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। इस तरीके से 2 सिरे होते हैं, और इनको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे एक चुंबक है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए ये अपनी एक चुंबक है, ठीक है, ये अपनी एक चुंबक है, और इसका इधर का जो सिरा है वो नॉर्थ है, और ये जो आपको सिरा दिख रहा है ना, ये वाला, ये मतलब ये यूएसबी केबल है, इसको लगाते हैं ना चार्ज में वो, तो ये ऊपर के सिरे को आप साउथ मान लीजिए, नीचे के सिरे को आप नॉर्थ मान लीजिए। तो नॉर्थ से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, आप मान लीजिए मैंने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, जैसे ये है, ये चुंबक है, इसको बीच में से इस तरीके से काट दिया, तो 2 चुंबक और बनेंगी। तो दोनों चुंबक के अंदर होगा क्या, इसमें इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, इसमें इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चुंबक को कितना भी काट लीजिए, उसके 1000 टुकड़े कर दीजिए, अनंत टुकड़े कर दीजिए, लेकिन उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमेशा रहेंगे। और इनके बारे में हम विस्तार से पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये इस तरीके से एक वृत्ताकार लूप मैंने बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये इस तरीके से एक वृत्ताकार लूप मैंने बनाया है। इस वृत्ताकार लूप के अंदर क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से, देख लो, इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से। अब जब इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस तरीके से, तो मेरी तरफ कौन सा पोल जनरेट होगा, मेरी तरफ साउथ पोल जनरेट होगा, दक्षिणी ध्रुव जनरेट होगा, और आपकी तरफ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, उत्तरी ध्रुव जनरेट होगा, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लग रहा होगा, देखो पहले चित्र को देखो अच्छी तरीके से, जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तार में विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे, तो नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है। अब आप देखो, आपके लिए इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कौन सा ध्रुव जनरेट होगा, उत्तरी ध्रुव जनरेट होगा। लेकिन मेरे लिए ये उल्टा हो रहा है, आपको लग रहा है विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, लेकिन मेरे लिए मुझे लग रहा है ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। कैसे, देखो इस तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अभी इसको उल्टा करके देखो, ऐसे, अब देख पा रहे हो, ये ऐसे हो रहा है।
जबकि इसको आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है ये ऐसे हो रहा है ना। आपको दिख रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह तार में इस तरीके से हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको लग रहा है कि विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी कि ऐसे। तो आपकी तरफ कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है, साउथ पोल, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर आप मेरी तरफ देखने की कोशिश करो तो मुझे कौन सा, कैसे दिख रहा है ये, मुझे तो यही भाग दिख रहा है ना, ये यही। देखो विद्युत धारा प्रवाहित ऐसे हो रही है कि नहीं, मुझे कैसे दिख रहा है ये, ऐसे। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा ना। देखो आपकी तरफ से एक और बार देखने की कोशिश करो, लास्ट टाइम है, विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और मेरी तरफ इस तरीके से। अब मेरी तरफ देखने की कोशिश करो, मुझे उल्टी दिख रही है, यानी कि आपकी तरफ अगर नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो मेरी तरफ साउथ पोल जनरेट होगा, और अगर आपकी तरफ साउथ पोल जनरेट होगा तो मेरी तरफ नॉर्थ पोल जनरेट होगा। क्योंकि अगर आपको विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होती दिख रही है तो मुझे यही इस तरीके से प्रवाहित होती दिखेगी, और अगर आपको इस तरीके से प्रवाहित होती हुई दिख रही है तो मुझे ऐसी प्रवाहित दिखेगी। यानी विद्युत धारा का प्रवाह अगर इस तरीके से हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो आपको इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है, इसका मतलब इधर साउथ पोल है। लेकिन अगर आपको ऐसी दिख रही है, इसका मतलब नॉर्थ पोल है। इसको समझने के प्रयत्न करें, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि थोड़ा सा बोरिंग भी आपको लगा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा, बाकी सब इंटरेस्टिंग है। देखो वृत्ताकार विद्युत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना, ठीक है। अब इस तरीके से मान लीजिए ये एक लूप बनाया है मैंने, है ना, अभी मैंने आपको तार बताया था ना, इस तरीके से लूप बना है, तो उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए वहाँ पर एक द्विध्रुव क्रिएट हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को द्विध्रुव के बारे में पता नहीं होगा। द्विध्रुव क्या होता है, इधर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इधर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, द्विध्रुव, ठीक है। और जिनको भी नहीं पता है इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे। पुराने लेक्चर कहने का मतलब मेरा क्या है, चैप्टर 1 नहीं देखा, चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, डायरेक्ट चैप्टर 4 के अंदर आ गए। क्योंकि बहुत सारे सूत्र यहाँ पर चैप्टर 1 के प्रयोग में आने वाले हैं, चैप्टर 2 के अंदर प्रयोग में आने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो सूत्र अभी आपको दिख रहा है ना, E=1/4πε0 2p/x3, ये क्या है, ये है चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र निकल के आया था। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करो, अभी नोट्स को खोल के देखो, जो मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 1 के अंदर जो नोट्स बनवाए थे, उनके अंदर यही सूत्र लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ सूत्र याद रखने हैं, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। ये है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, B=μ0IR² 2 में x² प्लस R² की पावर 3/2। अब इसको भी मैं पहले डिनोट करवा चुका हूँ, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, इसी अध्याय के अंदर इसको मैं पहले डिनोट करवा चुका हूँ। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, πr²। इसको भी मैं पहले आपको, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको आता ही होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको याद कर लेना अगर आपको पता नहीं है तो, M= होता है IA। I क्या होती है, विद्युत धारा, और A क्या होता है, अपना क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है, अपना क्षेत्रफल होता है। इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद नीचे क्या है, E=1/4πε0 2p/x3। ये क्या है अपना, ये है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरच्ची स्थिति में कितनी निकल के आती है, निरच्ची स्थिति में भी सेम निकल के आती है, बस उसमें ये 2 नहीं होता। यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, उसके अंदर 2 नहीं होता, उसके अंदर आता है 1/4πε0 × p/x3, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं वृत्ताकार विद्युत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, B=μ0IR² 2x² प्लस R² की पावर 3/2। अब यहाँ पर देख लो, I क्या है, विद्युत धारा जो कि इस लूप के अंदर प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। R क्या है, R है इसकी दूरी, केंद्र से दूरी, जिसे त्रिज्या भी बोलते हैं ना, ये इसका केंद्र है, इससे लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए R है, ठीक है। X क्या है, वो बिंदु जिसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमने ज्ञात की थी, है ना, जिसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, वो उसकी दूरी x है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। आई होप आपको याद होगा, जब मैंने आपको डिनोट करवाया था तो काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया था डिनोट, ठीक है। ये रहा, तो B= क्या होता है, μ0IR² 2x² प्लस R² 3/2। ये मैंने आपको डिनोट करवाया था। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं क्या,
कि इस तरीके से अपना कोई वृत्त है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका थोड़ा सा, इस तरीके से वृत्त है, ठीक है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इस तरीके से R त्रिज्या है इसकी, ठीक है, R त्रिज्या है। इससे इस तरीके से यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, सॉरी X है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी X है और ये जो त्रिज्या है इसकी R है। अब समझने का प्रयत्न करो, जो दूरी R है, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, ओके मेरे भाई, थोड़ा सा देखो इधर ध्यान दो अब थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R बहुत छोटा सा है, X बहुत बड़ा है, X जो है बहुत बड़ा है, जबकि R जो है बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर मैं X की तुलना में R को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? R को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। नेगलेक्ट करने का मतलब है उसको शून्य मान लो, इसके सामने इसकी कुछ औकात नहीं है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा लिया है। तो मैं यहाँ पर ये जो अपना R है, ठीक है, इसको 0 मान लेता हूँ, क्योंकि जो X है ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर B इजिकल टू क्या निकल के आ गया फिर, म्यू नॉट गुणित आई आर स्क्वायर बटा 2 बटा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर आर स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम है। तो B इजिकल टू क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट, अब मान लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट इजिकल टू इंटू आई आर स्क्वायर बटा 2 एक्स की पावर 3। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र अपना निकल के आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जो सूत्र था उसमें R को मैंने 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर X है जो है बहुत बड़ा है इस R की तुलना में, इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। अब B इजिकल टू, मैंने ऊपर भी मान लीजिए पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर व दोनों तरफ पाई का मल्टीप्लाई करने पर, तो दोनों तरफ पाई का मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट गुणित आई गुणित पाई गुणित आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे भी 2 गुणित पाई गुणित एक्स की घात 3 आ गया, ठीक है। अब ऑल यू नो दैट कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर जो पास लिया है हमने, अभी मैंने गोल गोल आपको बनाया था ना, वो जो पास लिया है उसका क्षेत्रफल है ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर मैं लिख देता हूँ ए, तो म्यू नॉट गुणित आई गुणित ए बटा 2 पाई एक्स की घात क्या है, 3 है, 2 पाई गुणित एक्स की घात क्या है, 3 है यहाँ पर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के इक्वल निकल के आया है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। क्या? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो M इजिकल टू क्या होता है, आई ए, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका सूत्र क्या होता है, M इजिकल टू आई इंटू ए। ये होता है कि नहीं? अब यहाँ पर निकल के आया है B इजिकल टू म्यू नॉट गुणित आई गुणित ए बटा 2 पाई एक्स की घात 3। अब यहाँ पर ये जो आई गुणित ए है, आई गुणित ए किसके बराबर होता है, ऑल यू नो दैट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। तो आई गुणित ए की जगह पर मैं एम नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर है बी इजिकल टू म्यू नॉट, बी इजिकल टू म्यू नॉट गुणित आई गुणित ए की जगह पर मैंने लिख दिया एम, जो आई गुणित ए था उसकी जगह पर मैंने लिख दिया एम बटा 2 पाई इंटू एक्स क्यू, 2 पाई गुणित एक्स क्यू। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, अभी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आ गई द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यहाँ पर अच्छी स्थिति में जो चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा एक्स क्यू, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा एक्स क्यू होते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, अब इनकी तुलना करने की कोशिश करो। यहाँ पर है 2 पाई, लेकिन यहाँ पर तो 4 पाई है, फिर तुलना कैसे होगी। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 पाई गुणित एक्स की पावर 3। अब नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, क्योंकि नीचे इस तरीके से आप मन मुताबिक कोई कार्य नहीं कर सकते।
अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 2 म्यू नॉट इंटू एम। अब इसको मैंने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया, कैसे, म्यू नॉट है तो म्यू नॉट बटे में कितना है 4 पाई है तो 4 पाई, ठीक है, 2 गुणित एम 2m बटे में क्या है एक्स क्यू तो एक्स क्यू, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से यहाँ पर तुलना कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है म्यू नॉट बटा 4 पाई। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 पाई है और यहाँ पर भी देखोगे तो 4 पाई है, लेकिन यहाँ पर है 1/एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह पर क्या है म्यू नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट भी और म्यू नॉट की जगह पर 1/एप्सिलॉन नॉट भी। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर m है और यहाँ पर p है। तो मैं तुलना करने पर लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्या लिख सकता हूँ, m की जगह पर p भी लिख सकता हूँ, p की जगह पर m भी लिख सकता हूँ, तुलना करने पर अगर देखा जाए तो इसी तरीके से हमने तुलना करनी है। और यहाँ पर ये म्यू नॉट की वैल्यू है, ये हमारी p की वैल्यू है। लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है आपको ये नोट्स के अंदर लिखा मिल जाएगा और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है ना। थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है, ये क्या होती है यहाँ पर E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा एक्स क्यू, ये होती है अच्छी स्थिति के अंदर। रच्ची स्थिति के अंदर 2 नहीं आता, वहाँ पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा एक्स क्यू, ये वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है 4 पाई तो 4 पाई, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप म्यू नॉट भी लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू पी की जगह पर आप m भी लिख सकते हो तो m बटा एक्स क्यू। तो ये वैल्यू भी निकल के आ गई। अच्छा यहाँ पर मेरा फेस है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ध्यान भूल जाता हूँ ना कभी कभी, तो इधर लिख देता हूँ मैं, क्या है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा एक्स क्यू, ठीक है। E इजिकल टू 1/4 पाई 4 पाई तो 4 पाई रहेगा आपका, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह पर आप म्यू नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, म्यू नॉट भी लिख सकते हो और p की जगह पर m भी लिख सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये कैसे निकला, जब हमने तुलना करके देखी दोनों द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो जब दोनों द्विध्रुव आघूर्ण की हमने तुलना की तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कुछ ये निकल के आई। आई होप आपको ये जो पोर्शन है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी हम कवर करने वाले हैं वो है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये शब्द कुछ अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आगे के टॉपिक से टच हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पढ़ी नहीं है, पीछे के टॉपिक से कब टच है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे इन सभी टॉपिक को जानते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपको फिर अजीब सा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वो होता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, जब ये बॉन्ड बनाती हैं तो इनके बीच में HCl बॉन्ड बनता है, लेकिन क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इधर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, इधर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, लेकिन ये मिलते नहीं है और इधर क्या बनता है अपना द्विध्रुव आघूर्ण बनता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये सारी चीज़ें। तो अभी आप दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे जब आप सब चीज़ों को पढ़ोगे या केमिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे जो भी हैं आपके, तो आपको धीरे धीरे क्या है समझ में भी आने लगेगा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी नहीं, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, जो वो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है उसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो, हमारा शरीर, अंग, तंत्र, आँख, नाक, कान, दुनिया की लगभग प्रत्येक वस्तु किस चीज़ से मिलकर बनी है। आज वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगा लिया है कि हर चीज़ जो है नाभिक से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, नाभिक से मिलके बनी है। नाभिक क्या होता है, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, परमाणु से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, परमाणु से मिलके बनी है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु जो होता है इस तरीके से गोल होता है, इस तरीके से कैसा होता है, गोल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
यहाँ पर जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो उदासीन रहते हैं। उदासीन यानी उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उनके ऊपर प्लस आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में, एक आगे और इस तरीके से चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, इनके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है बीच में केंद्रक है किसी परमाणु का। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन v वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा उसकी वैल्यू को कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आए क्योंकि लाइट मैनेजमेंट नहीं हो रहा कुछ समय से, उसमें दिक्कत आ रही है। फिर भी ध्यान देने की कोशिश करो जो आपका टॉपिक है। ये परमाणु है, ये धनात्मक होगा, है ना। वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो ये धनात्मक ही होगा क्योंकि अंदर प्रोटॉन रहते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नेगेटिव रहते हैं। लेकिन जो परमाणु रहता है ना, आपको पता होगा ये उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। और किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए परमाणु कभी उदासीन नहीं, मतलब आवेशित नहीं होता। हाँ, ऐसा कर देते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन उसे बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया एक्स्ट्रा, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस आवेश ज़्यादा हो गया। इन सभी को आप पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैंने सोचा रिवीजन करा दूँ। पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, भूल गए होंगे क्या पता। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेन बात क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से v चाल से चक्कर लगा रहा है। v इसकी चाल है, ना कि वेग। वेग और चाल के अंदर क्या होता है, वेग जब होता है ना तो वो एक सीधी सी गति के अंदर होता है। जैसे ये एक सीधा सा रास्ता इसके अंदर होगा, ऐसे नहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। ठीक है, इस तरीके से तो ये चक्कर लगा रहा है। अब इसके लिए कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकालनी है। पहली है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यहाँ पर कहाँ प्रवाहित हो रही है, देखो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश है और ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो जब ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरीके से विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का सूत्र चाहिए होगा हमें। फिर आवर्तकाल का सूत्र चाहिए होगा, जो जिस समय पे ये चक्कर लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। 2πr/v, v यहाँ पर चाल होती है, इसको हम डिनोट कर चुके हैं पहले ही। r इसकी त्रिज्या होती है केंद्र से दूरी। कच्ची इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कच्ची इलेक्ट्रॉन का जो कच्चा में इलेक्ट्रॉन वो लगा रहा है ना चक्कर, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जैसे m से डिनोट करने बराबर ni। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, n कुछ नहीं होता, फिर हो मान लीजिए एक है। ठीक है, एक चक्कर लगा रहा है तो एक मान लीजिए, n इसको छोड़ो। कोणीय संवेग L होता है mvr। कोणीय संवेग L mvr। इन सभी को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लगभग आपको 99। एक ही सूत्र है ये m का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, जो कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे सूत्रों को आप पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा बहाने मत देना कि सूत्र ये वो, इनको आप सभी को आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। मैक्सिमम सूत्र को मैं बोलूँ यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर आवेश, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, बटा समय, समय यानी आवर्तकाल T। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, Q क्या होता है, आवेश। अब यहाँ पर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक आवेश कितना होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, बटे में क्या T। तो I = E बटा T। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर T क्या है अपना, T तो अपना आवर्तकाल है, क्या है, आवर्तकाल है। और T की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया 2πr/v। बहुत सारे बच्चे सूत्र को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो सूत्र है अगर आपको नहीं याद तो आप पुरानी वीडियो को देख लो, उनमें मैंने डिनोट करवाए हैं। अब ये v नीचे है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा EV बटा 2πr। तो ये I = क्या निकल के आ गया अपना, EV बटा 2πr। ये इस तरीके से, ओके। अब I = EVR निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कच्ची इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, IA। M = IA, M = IA। ठीक है, I = क्या है, EV बटा 2πr। ए क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, और क्षेत्रफल = πr²।
अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाई से पाई कैंसल, आर से इसका वर्ग कैंसल, तो एम इजकल टू क्या निकल के आ गया, ई वी बटा 2, और यहाँ पर ऊपर क्या बचा आर, तो ई वी आर बटा 2, राइट, ई वी आर बटा 2, ये एम इजकल टू अपना निकल के आया है। ठीक है, तो ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। दिख ही नहीं रहा होगा वैसे हम बैठे हैं तो। ठीक है, तो एम इजकल टू ई वी आर बाई 2। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कोणीय संवेग एल इजकल टू होता है एम बी आर, तो कोणीय संवेग के अंदर भी रिलेशन बता देता हूँ। कोणीय संवेग एल इजकल टू क्या होता है यहाँ पर अपना एम बी आर होता है कि नहीं, तो एम इजकल टू क्या हो गया अपना वी और आर का पक्षांतर कर दो तो ये एल के बटे में पहुंच जाएंगे, तो एल बटा वी आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, एम इजकल टू ई वी आर बटा 2, तो यहाँ पर ये जो ई वी आर बटा 2 है ये बराबर हो गया किसके, एल बटा वी आर के। ठीक है, वी आर के। अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करेगी, यहाँ पर एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, और यहाँ पर इस सूत्र के अंदर अगर आप देखोगे तो इस सूत्र के अंदर ये जो m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो उसको m से ना दर्शाकर मैं u नॉट से यू एल से दर्शा देता हूँ। ठीक है, यू एल इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई ए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, पर दोनों के मतलब अलग अलग है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए m की जगह पर यू एल लिख देता हूँ। तो यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, यू एल लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यू एल बराबर ई वी आर, यू एल बराबर ई वी आर बाय 2। ठीक है, ये दो चीज़ें, एल इज इक्वल टू एम बी आर, ये कोणीय संवेग का सूत्र है, ये इसका सूत्र है। देखो यहाँ पर वी आर को छोड़ो, एम का पक्षांतर कर दो, तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल बटा एम। वी आर को छोड़ो, एम का पक्षांतर कर दो, तो वी आर इज इक्वल टू एल बटा एम। तो यहाँ पर है म्यू इंटू एल बराबर ई बाय 2, और यहाँ पर वी आर मल्टीप्लाई में है तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया एल बटा एम। तो ये यू एल की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, उसी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आ गई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये दो सूत्र हमने जनरेट किए हैं, एक बार मैं इनका वन शॉट रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर वृत्ताकार विद्युत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर कहना चाहता है, टॉपिक ये है कि कोई वृत्ताकार लूप है, उसके अंदर अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और इसको निकाला कैसे, क्योंकि दोनों की जो विद्युत द्विध्रुव था और जो चुंबकीय द्विध्रुव था उनको मैंने तुलना करके देखा तो वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, यानी कि ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो पूर्व कक्षा के जो सूत्र थे वो आपको ये पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो जैसे b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो r था, ठीक है, इसको मैंने मान लिया था बहुत छोटा है ये, और x को मान लिया था बहुत बड़ा है। जब x को मैंने बहुत बड़ा माना, r को मैंने बहुत छोटा माना, तो यहाँ पर r को नेगलेक्ट कर दिया, 0 मान लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर कितनी आ गई, 3। ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर आ गया पाई आर स्क्वायर। और ऑल यू नो दैट कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का, बटे में क्या है 2 पाई x की बटा 3 और म्यू नॉट गुणित आई। तो ये किसके निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र के इक्वल। फिर जैसे तुलना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2 म्यू नॉट m बटा 4 पाई x की घात 3। और यहाँ पर m कैसे आया, ये m हमने रख दिया किसकी जगह पर, ये जो आई ए है उसकी जगह पर, ये जो आई ए है इसकी जगह पर m रख दिया, क्योंकि m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, तो इस तरीके से रख दिया, और तुलना करने पर हमारे पास ये कुछ वैल्यू निकल के आई थी, जिसको हमने विद्युत द्विध्रुव के अंदर भी पटक के देख लिया था क्या होता है क्या नहीं। और ये मैंने आपको क्या बताया था, जब विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही हो तो नॉर्थ पोल होता है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही हो तो साउथ पोल होता है। ठीक है, अब मेरे लिए उल्टा हो सकता है, आपके लिए उल्टा हो सकता है, पर चित्र में देखकर आप अपनी उंगलियों को घुमाकर देख लेना, और वरना समझ में नहीं आए तो मैंने भी आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, उसको भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद है
परिक्रमी की इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो उत्पन्न करेगा वो। तो इसके लिए विद्युत धारा का सूत्र सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा के सूत्र में टी आता है, आवर्तकाल आता है, और टी की वैल्यू हमें पता ही थी, जो कि हमने पहले डिनोट भी कर ली थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आया, फिर इसकी वैल्यू पुट की तो ये आया। कुछ नहीं, आपको 2 बार प्रैक्टिस करके देखना है खुद से, उसके बाद ये आपको जीवन भर के लिए कंटेस्ट हो जाएगा। आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, स्ट्रेटजी को मैंने आपको बताया ही है। आपको क्या करना है, जस्ट इस तरीके से पढ़ना है। जैसे आज का टॉपिक आपने कंप्लीट किया, आज उसको पढ़ लेना है, कल ना पढ़ो, कल मत पढ़ो, कल तो मज़े करो, परसों पढ़ना है। फिर उसको 1 दिन का गैप लेके आप देखोगे कि इसको पढ़ने में आपको मान लीजिए आधा घंटा लगा या 1 घंटा आपको मान लीजिए लग गया, इस टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लग गया, तो कल फिर परसों पढ़ोगे तो आपको ये ओनली आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 3 दिन का गैप, मतलब 4 दिन का गैप लेना है, फिर आपको दोबारा पढ़ना है इसी टॉपिक को। यू रियलाइज़ करोगे कि आप 15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर दोगे और जल्दी। फिर इसको आपको लेना है कम से कम 20 दिन का गैप। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपने इसको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। फिर 1 महीने में, 2 महीने में, 2-2 महीने में रिवीजन करने लगी इसी टॉपिक को। लेकिन रिवीजन ज़रूर करना है। मैंने आपको पिछले जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपने पढ़े हैं, चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, अब दोबारा कभी खोल कर नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन पर हो। तो भैया सही डायरेक्शन पर आ जाओ। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।